नमस्कार। चलिए आज हिंदी वर्णमाला के पीछे छिपे साइंस को समझते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक तरह का कोड है। और आज हम सब मिलकर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो एक सवाल, क्या हिंदी की ध्वनियों को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? देखिए, कई लोग इसी में उलझ जाते हैं, पर सच तो यह है कि नेट एग्जाम में सफलता की चाबी इसी समझ में छिपी है, और आज हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम वर्णमाला की बनावट से शुरू करेंगे, फिर स्वर और व्यंजन की दुनिया को समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि बोलने के पीछे का साइंस क्या है, ताकि एग्जाम के लिए तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला को सिर्फ अक्षरों की लिस्ट मान लेना एक बड़ी गलती होगी। सच तो यह है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक सिस्टम है। ये रही हमारी स्टैंडर्ड हिंदी वर्णमाला, एक तरह से इसका पूरा नक्शा। इसमें स्वर हैं, व्यंजन हैं और कुछ खास ध्वनियां भी हैं। चलिए एक एक करके इनके सारे राज खोलते हैं। कभी सोचा है कि ये गिनती 52 ही क्यों है? असल में ये नंबर ही इसकी वैज्ञानिक बनावट की नींव है। हर ध्वनि, हर आवाज की अपनी एक फिक्स जगह है, एक खास पहचान है। ठीक है, तो पूरी वर्णमाला को एक साथ देखने के बाद अब इसका पहला और सबसे बेसिक बंटवारा करते हैं। इसे हम दो मेन टीम्स में बांट सकते हैं। एक है स्वर और दूसरी है व्यंजन, और ये क्लासिफिकेशन उनके बोले जाने के तरीके पर ही बेस्ड है। और यह एक बहुत दिलचस्प बात है। हिंदी में हम मानक रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन मानते हैं। इसे ऐसे समझिए कि स्वर वो आवाजें हैं जो मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती हैं, एकदम खुली नदी की तरह। वहीं व्यंजनों के लिए हवा को जबान, दांत या होंठों से टकराकर अपना रास्ता बनाना पड़ता है। अब जरा एक स्पेशल कैटेगरी पर ध्यान दीजिए, अयोगवाह। इसमें आते हैं अंग और अह। ये वर्णमाला के आप कह सकते हैं यूनिक प्लेयर्स हैं। ये न तो पूरी तरह से स्वर हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन। ये हमेशा स्वरों के सहारे ही बोले जाते हैं, जैसे अंग या अतः में। स्वर और व्यंजन तो बस शुरुआत है। अब क्लासिफिकेशन और भी गहरा होने वाला है। अब हम ध्वनियों को उनके प्रयत्न के आधार पर समझेंगे। मतलब किसी भी आवाज को निकालने में हमारे मुंह के अंदर क्या-क्या कोशिश या मेहनत होती है। तो ये प्रयत्न दो तरह के होते हैं, एक आभ्यंतर यानी अंदरूनी और दूसरा बाह्य यानी बाहरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पर यूजीसी नेट एग्जाम में ज्यादातर सवाल बाह्य प्रयत्न से ही आते हैं, तो हम अपना फोकस उसी पर रखेंगे। तो बाह्य प्रयत्न में पहला बंटवारा है वाइब्रेशन यानी कंपन के आधार पर, घोष और अघोष। इसे खुद महसूस कर सकते हैं। अपनी उंगलियां गले पर रखिए और बोलिए ग। एक वाइब्रेशन महसूस होगी, है ना? ये घोष है। अब बोलिए क। कोई खास वाइब्रेशन नहीं हुई, ये अघोष है। और मजे की बात यह है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोषी होता है। दूसरा बंटवारा है सांस की मात्रा पे, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए अपना हाथ मुंह के सामने रखिए। अब बोलिए क। बहुत हल्की हवा महसूस हुई है ना? ये है अल्प प्राण। अब बोलिए ख। हवा का एक झोंका लगा, बस यही है महाप्राण। और इसका पैटर्न देखिए कितना सिंपल है। पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। कितना लॉजिकल है। तो अब तक हमने ये देखा कि कोई आवाज पैदा करने में कैसे कोशिश होती है। अब हम ये देखेंगे कि वो आवाज कहाँ पैदा होती है। हमारा मुंह एक पूरा का पूरा साउंड स्टूडियो है और हर आवाज का अपना एक रिकॉर्डिंग बूथ है। इसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि हमारा मुंह कितना सटीक और कॉम्प्लेक्स है। गले से लेकर होठों तक हर व्यंजन वर्ग का अपना एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और एक एक करके इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली जगह है कंठ यानी हमारा गला। कंठीय ध्वनियां सीधी गले से निकलती हैं, जैसे क वर्ग की सभी ध्वनियां क, ख, ग, घ। आप खुद बोलकर महसूस कर सकते हैं कि आवाज की शुरुआत बिल्कुल गले के अंदर से हो रही है। इसके बाद आती हैं तालव्य ध्वनियां। च बोलकर देखिए, ध्यान दीजिए कि जबान का बीच का हिस्सा कैसे ऊपर उठकर मुंह की छत को यानी तालू को छूता है। च वर्ग की सारी ध्वनियां यहीं से निकलती हैं। अगला स्टॉप है मूर्धा। जब आप ट बोलते हैं तो महसूस कीजिए कि जुबान की नोक कैसे मुड़कर तालू के और पीछे उस सख्त हिस्से को छूती है। यही मूर्धा है और यहीं से ट वर्ग की सारी ध्वनियां पैदा होती हैं। अच्छा, ये तो नाम से ही साफ है।
दंत ध्वनियों को बोलने में जबान दांतों को छूती है। त बोलकर देखिए, आपकी जबान की नोक सीधे ऊपर वाले दांतों से टकराएगी। त वर्ग की सभी ध्वनियां यहीं से आती हैं। और आखिर में आती हैं ओष्ठ्य ध्वनियां। ये तो सबसे आसान है। इनको बोलने के लिए दोनों होठों का मिलना जरूरी है। जैसे प वर्ग की सभी ध्वनियां प, फ, ब, भ, म। तो हमने ये पूरा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तो समझ लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इस जानकारी को एग्जाम में इस्तेमाल कैसे करना है। इस पर कमांड हासिल करने के लिए ये एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले स्वर व्यंजन का बेसिक फर्क समझिए। दूसरा, घोष, अघोष और अल्पप्राण महाप्राण के आसान से पैटर्न को दिमाग में बिठा लीजिए। और तीसरा, बस कचट तप को कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के क्रम से जोड़ दीजिए। बस हो गया। और मेरी सबसे बड़ी सलाह यही है, पूरी लिस्ट को रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ये साइंस है, रट्टा नहीं। अगर आप इस खूबसूरत सिस्टम को समझ गए तो फिर कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। सिस्टम को समझना ही असली पावर है। तो अब जब हम सब ने भाषा के इस छिपे हुए मैथ्स को समझ लिया है, तो क्या हिंदी अब भी सिर्फ एक सब्जेक्ट है, या अब इसे एक पूरे विज्ञान की तरह देखा जा सकता है जो हमारे बोले गए हर शब्द में मौजूद है? इस पर सोचिएगा जरूर। तो उम्मीद है कि हिंदी के इस वैज्ञानिक पहलू को समझने में आपको मजा आया होगा और ये जानकारी आपने काम आएगी। अगर हाँ, तो मेरे YouTube चैनल आरती गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर ऐसे और भी कई रहस्यों से पर्दा उठाते रहें